हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं भूमि राजस्व की एक व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी भी बोला जाता है इसको, या फिर इसको रैयतवाड़ी भी बोला जाता है। एक मिनट। तो क्या है, रैयतवाड़ी जो भू राजस्व की, भूमि राजस्व मतलब टैक्स वसूलने की, भूमि से टैक्स वसूलने की एक प्रणाली थी, एक व्यवस्था थी जो कि 1792 में लागू हुई, स्टार्ट हुई थी। तो इस पर सबसे पहले वर्क किया था कैप्टन रीड ने और थॉमस मुनरो ने, जो मद्रास स्टेट है वहाँ के एक बड़ा महल, एक क्षेत्र का नाम है बड़ा महल, वहाँ पर लागू की। कब? 1792 में कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप फैक्ट याद रखिएगा, किन दो लोगों का नाम आता है, कैप्टन रीड का और थॉमस मुनरो का। कब? 1792 में। ये एक क्षेत्र में लागू किया कि पहले इसको ट्राई किया गया कि कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। इसके बाद जो है 1820 में, मतलब 27-28 साल बाद जो है, थॉमस मुनरो जो कि ये था, इसने पहले भी साथ दिया था कैप्टन रीड का। तो थॉमस मुनरो ने इस प्रणाली को पूरे मद्रास राज्य में जो है वो लागू कर दिया। कुछ समय बाद जो है यह व्यवस्था जो है मुंबई में भी लागू कर दी गई। तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली के अनुसार क्या था, रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान। कि जो किसान था, कृषक था, वो ही खुद भूमि का स्वामी था, अपने भूमि का स्वामी, अपने भूमि का मालिक कौन था, किसान खुद। इसलिए जो है कृषकों या किसानों से लिए जाने वाला भू राजस्व भी स्थायी कर दिया, ताकि भूमि की अनिश्चितता को समाप्त किया जा सके। कि भूमि का मालिक कौन है, किसान, और किसान ही जो है हर साल सरकार के पास अपना टैक्स खुद जमा करवाता था। किसी भी जमींदार को, किसी भी बीच में अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था। डायरेक्ट रैयत किसान का कॉन्टैक्ट किससे हो गया, सरकार से, और वहाँ पर वह खुद ही अपना टैक्स जमा करवाता था। सर्वप्रथम कंपनी सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार ने रैयतवाड़ी प्रणाली के आधार पर सीधे कृषकों से 30 वर्षों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। 30 सालों के लिए एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें कि टैक्स फिक्स कर दिया गया था, भूमि कर निश्चित कर दिया गया। 1792 में भू राजस्व की कुल दर उपज का आधा भाग निश्चित की गई। तो 1792 में क्या किया सरकार ने कि जितनी भी मतलब उपज होती है, जितनी भी फसल होती है, उसका आधा भाग तो सरकार के पास जमा होगा और आधा भाग जो है वो किसान खुद अपने पास रखेंगे। फिर आगे 1807 में इसे घटाकर 1/3 कर दिया गया कि 1/3 भाग जो है वो सरकार के पास जमा होगा, बाकी बचा हुआ भाग किसान अपने पास रखेगा। थॉमस मुनरो जो था, उसने 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास में गवर्नर के तौर पर कार्य किया था। कि जो थॉमस मुनरो था वो 1820 से 1827 7 साल जो है वो मद्रास राज्य में गवर्नर रहा अंग्रेजी कंपनी का। अतः यह व्यवस्था उसने पूरे मद्रास राज्य में लागू कर दी। तो पूछा जाता है कि पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो थॉमस मुनरो को। और इसने कब लागू की थी, तो ये हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि 1820 में इसने पूरे मद्रास राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर दिया था। लागू कर दी, परंतु किसान जो थे वो 1/3 भूमि कर देने में नाकामयाब रहे। उनकी स्थिति जो है दिन प्रतिदिन बदतर मतलब खराब होती चली गई। किसान जो है वो 1/3 जो भूमि कर था वो सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी, तो उनका खुद का खर्चा ही निकल पाता था, वो सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे थे। भू राजस्व न देने पर उनको जो है भूमि से बेदखल कर दिया गया। कि जिस किसान ने भूमि कर जो है वो टैक्स टाइम पर नहीं पहुंचाया, उससे उसकी सारी भूमि छीन ली जाती थी। जितनी भी जमीन किसान के पास थी, उसकी सारी भूमि सरकार अपने पास रख लेती थी। इसलिए वे भूमि कर अदा करने में महाजनों मतलब जो बड़े बड़े साहूकार थे, जमींदार थे, उनसे धन उधार लेकर फिर सरकार के पास जमा करवाते थे टैक्स को, जिससे जो है उन पर कर्जा बढ़ता गया किसानों पर। 1830, 31, 33, 35 में जो है मद्रास में भयंकर अकाल भी पड़े, भूखमरी आ गई थी, जनता की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, जिससे किसानों की स्थिति और ही ज़्यादा ख़राब होगी। ख़राब तो पहले ही थी, लेकिन अकाल पड़ने से जो है उनकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई और ज़्यादा ख़राब हो गई।
इसके अलावा भूमि कर निर्धारण का कार्य जो था वो जिला के कलेक्टर को सौंपा गया कि कितना भूमि कर लेना है, किस किसान ने जमा करवाया। ये सारा का सारा सिस्टम कौन देख रहा था? जिले का कलेक्टर। तो भूमि कर निर्धारण के समय किसानों ने उन्हें कम उपज बतानी आरंभ की। तो किसानों ने क्या किया, कलेक्टर को बताता था कि हमारे जो है इस साल इतनी ही उपज हुई है, जिससे भूमि कर का सही से निर्धारण नहीं हो सका। मतलब किसानों की उपज ज़्यादा होती थी लेकिन वो टैक्स नहीं चुका पाते थे, उनका टैक्स मतलब इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि सरकार को कम ही फसल बताना शुरू कर दिया कि हमारी फसल तो इतनी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जितनी फसल होती थी उससे कम का रिकॉर्ड वो वहाँ पर लिखवाते थे। अतः मद्रास की जो सरकार थी उसने भू राजस्व की जो इन कमियों को दूर करने के लिए 1855 में जो है मद्रास की भूमि का सर्वेक्षण कराया कि जो मद्रास राज्य था वहाँ की सारी जमीन का सर्वे करवाया गया, जांच पड़ताल करवाई। कब? 1855 में। इसके बाद जो है 30 वर्षों के लिए टैक्स को निश्चित किया गया, फिक्स किया गया। फिर मद्रास राज्य के अलावा मुंबई में भी इस प्रथा को लागू किया गया। 1835 में विग्नेट नामक एक अंग्रेज ने मुंबई की भूमि का सर्वेक्षण किया। उसने मुंबई की भूमि की जांच पड़ताल की। इसके बाद 1847 में भी यह व्यवस्था वहां पर लागू कर दी गई। मुंबई में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ 30 वर्षों के लिए लागू की गई। तो आपको याद रखना है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने पूरे स्टेट में, पूरे मद्रास राज्य में इस व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद जो है 1855 में पूरी भूमि का सर्वेक्षण कराया गया और 1855 में ही 30 साल के लिए जो है टैक्स फिक्स कर दिया गया कि 30 सालों तक यही टैक्स, मतलब 1/3 टैक्स है, ये सरकार जो है वो किसानों से वसूल करेगी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। फिर मद्रास के बाद मुंबई में इस प्रथा को लागू किया गया। मुंबई में किसने किया था? विग्नेट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1835 में पहले तो सर्वेक्षण कराया और 1847 में जो है मुंबई में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। उसके बाद जो हम इसके रैयतवाड़ी प्रणाली के गुण देखते हैं कि इसके गुण क्या थे, इसके बेनिफिट क्या थे, इसके लाभ क्या थे। पहला पॉइंट है कि रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि किसान अपनी ज़मीन का खुद मालिक बन गए। अब वे अपनी मर्जी से ज़मीन को बेच भी सकते थे। अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती तो वो अपने ज़मीन को साहूकारों या जमींदारों के पास गिरवी भी रख सकते थे। सेकंड पॉइंट, इस प्रथा प्रणाली के लागू होने से बिचौली अर्थात जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, क्योंकि किसानों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे हो गया? सरकार से। किसान अपनी भूमि का टैक्स स्वयं सरकार के पास जमा कराता था, उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं थी। किसानों को पता होता था कि कितना भूमि कर देना है, अतः उन्होंने भूमि को अच्छा उन्नत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। किसान अपनी ज़मीन का खुद मालिक है, उसने अपनी भूमि में बहुत सुधार किया, उसकी अच्छे से जुताई करता था, अच्छे से बुआई करता था, अच्छे से कटाई करता था, ताकि उसकी भूमि से ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो सके और जितना फिक्स है उतना वो सरकार के पास जमा कराए और बचा हुआ अपने खुद के लिए वो रख ले। तो उसने भूमि को सुधारने पर पूरा बल दिया। जमींदारी प्रथा खत्म हुई, किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो है इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर बहुत अधिक थी, इसे लंबी अवधि के लिए स्थायी बना दिया गया। तो इस कारण जो है बार बार सरकार का, अब ये फ़ायदा सरकार को हुआ कि सरकार का बार बार का झंझट नहीं रहा किसानों को बताना कि इस समय इतना टैक्स देना, इस साल इतना टैक्स देना है, क्योंकि पूरा फिक्स कर दिया था 30 साल के लिए। तो फिक्स हो गया, तो बार बार सरकार को भी टेंशन नहीं होती थी कि इस साल टैक्स को कम करें, ज़्यादा करें, किसानों से कितना वसूल करें। तो इससे सरकार का जो है ये झंझट खत्म हो गया। इस प्रणाली में भूमि कर खेतों की उपज के आधार पर लगाया जाता था। ज़मीन को देखकर जो है वो टैक्स लगाया गया कि अच्छी ज़मीन है तो उस पर थोड़ा सा फालतू लगाया गया, और थोड़ी सी हल्की ज़मीन है, कम उपजाऊ ज़मीन है तो उस पर थोड़ा सा कम भूमि कर टैक्स लगाया गया। 6 पॉइंट कि इस प्रणाली से जो है अंग्रेजी कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। ये आगे आपको कुछ जरूरी नहीं, मतलब कंपनी को लाभ हुआ, सरकार का बार बार फिक्स करने का झंझट खत्म हो गया। अंग्रेजी सरकार ने खेतों को देखकर टैक्स लगाया और किसानों को जो है, किसानों ने अपनी भूमि में सुधार करना शुरू किया। जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और किसान जो थे वो अपनी भूमि के खुद मालिक बन गए। ये तो थे इस प्रणाली के गुण।
अब इसके दोष भी देखते हैं। कोई भी चीज़ हो उसका अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसका नुकसान भी होगा। तो फ़ायदे हमने पढ़ लिए, लाभ हमने देख लिया। अब इसकी हानियाँ क्या थी, इसके दोष क्या थे कि रैयतवाड़ी प्रणाली जहां कंपनी सरकार के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, वहां पर यह हानिकारक भी हुई। इस प्रणाली में पहले आधा भाग भूमि कर का लिया जाता था। मुनरो ने इसे कुल उपज का 1/3 भाग निश्चित कर दिया, परंतु यह दर इतनी ऊंची थी कि किसान इसे अदा करने में असफल रहे और किसानों की स्थिति कमजोर हो गई। हमने ऊपर भी फैक्ट देखा था, किसानों को कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से, जमींदारों से, अपने टैक्स को सरकार को देने के लिए। तो पहला नुकसान तो यही हुआ था, किसानों की स्थिति खराब हो गई, वो कर्जदार होते गए। इस प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेज कर्मचारी जो थे वो भूमि कर इकट्ठा करते थे। सरकार के जो आदमी थे वो इकट्ठा करते थे, उनके पास ही जमा होता था ना। वे किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार भी करते थे, जिस कारण किसानों की दशा दयनीय हो गई। अत्याचार करते थे कि किसानों को बोला गया था कि इस टाइम तक आपको जमा करवाना है। अगर किसान 1-2 दिन लेट हो जाता था तो उन्हें काफ़ी सज़ा दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था कि आपने जमा टाइम पर क्यों नहीं करवाया। तो अंग्रेज अधिकारी थे वो किसानों को टॉर्चर करते थे। जो किसान भूमि कर समय पर अदा नहीं करते थे, सरकार उनकी भूमि को बेचकर अपना धन वसूल कर लेती थी और एक बड़ी संख्या में किसान जो है वो भूमिहीन हो गए, उनके सारे भूमि उनसे छीन ली गई। क्योंकि सरकार को चाहे फसल हो या ना हो, चाहे अकाल के कारण खराब हो गई हो या बारिश ज़्यादा होने के कारण फसल खराब हो गई, लेकिन सरकार को तो टैक्स चाहिए। तो जब जिस साल फसल नहीं होती थी, सरकार किसानों से टैक्स मांगती थी और किसान अगर नहीं दे पाता था तो उसकी भूमि को बेचकर उस धन की पूर्ति सरकार कर लेती थी। किसानों को ये भी हानि हुई। समय समय पर पड़ने वाले अकालों ने भी किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों को कमज़ोर कर दिया, उनकी स्थिति को पहले से और ज़्यादा खराब कर दिया। सरकार जो थी वो किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती थी। अगर अकाल भी पड़ गया तो माफ़ नहीं किया जाता था टैक्स को, जितना फिक्स था उतना वो लेती थी। तो ये इसके नुकसान थे इस प्रणाली के। ये सबसे पहले यह प्रणाली मद्रास में लागू हुई और उसके बाद जो है वो मुंबई में लागू हुई। ये फैक्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिए हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि अंत में कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में इस भू राजस्व की अलग अलग प्रणालियां लागू की। तो अंग्रेजी सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य क्या था, भूमि कर टैक्स प्राप्त करना। वे किसानों और कृषि की दशा को उन्नत बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे। ना तो भूमि की सुधार के लिए कोई प्रयास करते थे अंग्रेज, ना ही किसानों को कोई सुविधाएं प्राप्त करवाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों की दशा जो थी, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। बंगाल, उत्तर प्रदेश में स्थायी बंदोबस्त थी प्रणाली, हमने पढ़ लिया था इस प्रणाली को। महलवाड़ी प्रथा, इसको भी हमने कर लिया। किसानों और जमींदारों के लिए काफ़ी घातक, काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। भूमि जो थी वो किसानों और जमींदारों के हाथों से निकलकर साहूकारों के हाथों में आ गई। जो बड़े बड़े साहूकार थे, जिनके पास काफ़ी पैसा होता था, जो कि शहरों में रहते थे, उनके पास ये भूमि चली गई, वो भूमि के मालिक बन गई। एक ताराचंद इतिहासकार है, उनके अनुसार अंग्रेजों की भूमि कर नीति जो है वो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी। कि यहाँ से जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसानों के मन में जो है काफ़ी नफरत पैदा हो गई। उसके कारण जो कहीं ना कहीं ये कारण भी 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार था। तो ये थी भूमि राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली। 2 प्रणालियों को हमने देख लिया था, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी। ये तीसरी है रैयतवाड़ी। तो ये मद्रास और मुंबई से जुड़ी हुई है। इनमें 2 व्यक्तियों का नाम मुख्य रूप से आता है, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। इसमें किसान खुद अपनी भूमि के स्वामी थे। पहले तो आधा भाग लिया जाता था उपज का, उसके बाद 1/3 किया गया, लेकिन इसको 30 सालों के लिए फिक्स कब किया गया था, 1855 में। 30 वर्षों के लिए भू राजस्व निश्चित कर दिया गया। और मुंबई में है व्यवस्था जो है वो कब लागू की गई, 1847 में। और पूरे मद्रास में जो है ये व्यवस्था कब लागू की गई, तो ये 1820 में लागू की गई। हमने इसके गुण भी देखे, इसके दोष भी देखे और उसके बाद हमने निष्कर्ष को पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये रैयतवाड़ी प्रणाली जो टॉपिक है टैक्स वसूलने की, ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि मैम इस टॉपिक पर क्लास बना दीजिए, तो मैं आपको ज़रूर क्लास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू एवरीवन।